प्रीफिक्स में हम क्या करते हैं, हमारा जो भी मतलब हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं, जिस टाइप के भी मर्जी एक्सप्रेशंस होते हैं, हमें इस चीज को मद्देनजर रखना होता है कि अगर हम उन्हें प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा जो प्लस माइनस कोई भी सिंबल है वो स्टार्टिंग में आना चाहिए। प्री का मतलब होता है पहले, मतलब कि इन एक्सप्रेशन से पहले वो सिग्नल हर हाल में आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो इसको बेसिकली एक प्रेसिडेंस का फंक्शन बनाया है। इसको अगर मैं वैसे आप लोगों को बताऊं कि इसको हमने एक्चुअली किया कैसे है। कि ये रहा, ठीक है। हम जब सिंपली मैंने इसका करवाया था, मैंने कहा था कि हम यहाँ पे करेक्टर बाय करेक्टर चीजों को रीड करेंगे, यहाँ पे हम अपना स्टैक रखेंगे एंड यहाँ पे एक्सप्रेशन रखेंगे, ठीक है ना। ये चीज हम लोगों ने बात की थी। करेक्टर्स में अगर मैं फर्स्ट कर लूँ तो मैं एक अज्यूम कर लेती हूँ कि जो मेरे पास एक्सप्रेशन है वो है ए प्लस बी एंड माइनस सी। ये मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि ये मेरे पास एक्सप्रेशन है और हमें पता है कि जो हमारा पी डिमास रूल है वो किस तरह वर्कआउट करता है, वो चीजें भी हैं। पी डिमास रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर वर्कआउट करूंगी तो मुझे ये देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर नोट करो थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो ये वाला फंक्शन बना हुआ है वो ऑलरेडी पीडी मास रूल को ही फॉलो कर रहा है कि अगर प्लस या माइनस होगा तो वो वन कैरी करेगा, मतलब कि उनकी प्रेसिडेंस जो होगी वो वन होगी। मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो उनकी प्रेसिडेंस टू होगी, और अगर पावर होगा तो इसकी सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होगी थ्री। पीडी मास रूल के अंदर सबसे कम प्रेसिडेंस होती है सब्ट्रैक्ट की, उसके बाद होती है एडिशन की, एंड उसके बाद होती है। अच्छा, उसके बाद आपके पास होते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवीजन एंड, और उसके बाद आपके पास आ जाती है पावर आ जाती है, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई एक भी एक मतलब आपके पास सिंबल आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, -1 रिटर्न कर देना, मतलब एरर रिटर्न कर देना कि यहाँ पे कोई ना कोई हमारे पास एरर आ रहा है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे फंक्शन के अंदर। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम अपने जो स्ट्रिंग है उसको करेक्टर बाय करेक्टर रीड करेंगे। अगर हमारे पास ब्रैकेट होगी या प्लस माइनस का कोई सिंबल होगा तो हम उसको स्टैक में डालेंगे, अकॉर्डिंग टू पीडी मास हम उसको स्टैक में डालेंगे। एंड एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, सिर्फ सिंपल जो हमारे पास अल्फाबेट्स होंगे उनको डालेंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर तो आपने आपके पास आपको नजर आ रहा होगा एल्गोरिथम के नाम से एक हेडर फाइल, यहाँ पर एक एल्गोरिथम के नाम से हेडर फाइल इंक्लूड हुई हुई है। वो इसलिए इंक्लूड की गई है कि जब आप लोग ये वाला फंक्शन कॉल करोगे, रिवर्स का फंक्शन कॉल करोगे, ये वाला बिल्डिंग फंक्शन कॉल करोगे, तो तब आप लोग वो वाली एल्गोरिथम वाली फाइल इंक्लूड करोगे तो तभी ये फंक्शन कॉल होगा, अदरवाइज ये वाला फंक्शन कॉल नहीं होगा। हमने क्या करना है, अपना फॉर लूप चलाना है, मतलब लेंथ तक आप लोगों ने फॉर लूप चलाना है, ठीक है। अगर आपके क्या कहते हैं करेक्टर आप रीड कर रहे हो उसमें ओपन ब्रैकेट आ जाती है तो उसको आपने क्लोज ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देना है। ऐसे क्यों करना है, जब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को रिटर्न रिवर्स करूंगी तो मेरे पास जो ये वाली ओपन ब्रैकेट है ये वाली ये इधर आ जाएगी एंड ये क्लोज ब्रैकेट इधर आ जाएगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले अपने जो ब्रेसेस हैं उनको क्या कर रही हूँ, रिवर्स कर रही हूँ। अगर ओपन आ जाएगी तो मैं उसको क्लोज में कन्वर्ट कर दूंगी, एंड इनकेस अगर मेरे पास कोई क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी तो मैं उसको ओपन में कन्वर्ट कर दूंगी। इतनी सी चीज आप सब समझ आ गई है ना। रिवर्स हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी इस फंक्शन के अंदर आपने पूरे जो एक्सप्रेशन है उसको रिवर्स कर लिया है। रिवर्स के दरमियान जो हमारी ओपन ये वाली जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट है वो यहाँ पर क्लोज की जगह चलेगी एंड क्लोज वाली जोन सी है वो ओपन की जगह आ गई। तो ब्रैकेट्स को उनके असल जगह पे पहुंचाने के लिए हमने ये जो ब्रैकेट्स है उनको कन्वर्ट कर दिया कि अगर हमारे पास ओपन ब्रैकेट होगी तो उसको हम क्लोज में कन्वर्ट कर देंगे, एंड इनकेस हमारे पास क्लोज ब्रैकेट होगी तो हम उसको ओपन में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है। उसके बाद फिर हम अपने जो
स्लोप है उसको जाएंगे 0 से लेकर लेंथ तक। अगर हमारे पूरे कैरेक्टर के अंदर कोई अल्फाबेट आ जाता है या कोई डिजिट आ जाता है, क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो अल्फाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं। कैरेक्टर के अंदर हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के कैरेक्टर आ सकते थे, इसलिए हमने ये दो फंक्शंस लगाए। आपने यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अगर कुछ भी कॉल कर रहे हो ए टू जी या 0 to 1 नहीं करना। इनकेस आप लोगों ने एग्जाम्स में ये चीज रिपीट की, तो वो अगर एग्जामिनर ने आपको बोल दिया कि वो डिजिट्स डालो, तो आपने अगर अल्फाबेट्स की कंडीशन लगाई हो तब गलत हो जाएगा। अगर आपने अल्फाबेट्स के डिजिट्स की कंडीशन लगाई हुई तो अल्फाबेट्स डालने का बोल दिया तो उसका तब गलत हो जाएगा। तो उस कंडीशन से बचने के लिए या उस सूत्रफल को मैंने मद्देनजर रखते हुए अल्फाबेट्स और डिजिट दोनों का फंक्शन कॉल किया है, जो ऑलरेडी आईओस्ट्रीम के अंदर और एल्गोरिदम दोनों फाइल के अंदर आपके पास अल्फाबेट्स और डिजिट का बिल्ट इन फंक्शन पड़ा होता है। और इसको हम पहले भी सी प्लस प्लस के अंदर पिछले भी लैब मैनुअल्स के अंदर सेमेस्टर में कवर कर चुके हैं इन फंक्शंस को। अगर मेरे पास कोई अल्फाबेट आ जाता है या फिर कोई डिजिट आ जाता है, देखो अभी भी आपके पास एक ही करैक्टर पे एक करैक्टर आ जाता है, पोस्टफिक्स आपका ये वाला एक्सप्रेशन होगा, तो अगर कोई भी आपके पास ए या 1 2 आ जाती है, वो डायरेक्ट कौन सा एक्सप्रेशन के अंदर जा रहा है। अब यहाँ पे जो कंडीशन मैंने पहले बताई थी, हमने अपने रूल्स को फॉलो करना है। स्टैक के अंदर हमने सिर्फ अपने क्या कहते हैं ब्रैकेट्स को डालना है या वो क्या कहते हैं सिंबल्स को डालना है, एक्सप्रेशन में हमने वो सारी चीजें डालनी है। उन्हीं को देखते हुए आप देखो आपकी कंडीशन स्टार्ट होगी। इफ कंडीशन में सबसे पहले आपने एक्सप्रेशन को डालना है। एल्स कंडीशन में अब आपके पास दूसरी कंडीशन आपके पास यहाँ पे एल्स स्टार्ट होगी, जिसमें अब आपने देखना है कि अगर आपके पास कोई भी किसी भी जगह पे क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाती है तो आपने क्या करना है। अगर आपके पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाती है, क्योंकि हमने रिवर्स किया हुआ है क्लोजिंग ब्रैकेट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि हम ऊपर भी चीजों को रिवर्स करते हैं। क्लोजिंग ब्रैकेट का मतलब ओपनिंग ब्रैकेट ही है। अगर हमारे पास आ जाना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारी स्टैक एम्प्टी ना हो, ठीक है। दूसरा चेक करना है कि हमारे स्टैक के टॉप पर क्या होना चाहिए, कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट ना होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी हमारी ओपनिंग ब्रैकेट आ जाएगी तो हमारा व्हाइल लूप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तब तक हमने जो भी चीजें हमारे स्टैक के अंदर होगी उनको निकाल के एक्सप्रेशन में डालते जाना है और बारी बारी डिलीट करते जाना है। तो पे दो चीज होगी, वो एक्सप्रेशन के अंदर होती जाएगी और डिलीट होती जाएगी। पहली कंडीशन के मुताबिक मैं इसको साथ साथ सोल्व भी करती जा रही हूँ। अगर मेरे पास पहली कंडीशन के मुताबिक अगर मेरे पास पहला करेक्टर आया एल, ए आया। अच्छा, ये अरेबा और आमना कौन है? अच्छा, जो भी है ठीक है। ए आपने सबसे पहले देखो ए है, ए का हमने बोला था कि वो क्या होगा, वो डायरेक्ट हमारा क्या जाएगा, एक्सप्रेशन के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर ए को हम अपने डायरेक्ट एक्सप्रेशन के अंदर भेज रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास ए मेरा एक्सप्रेशन में आ गया। एंड उसके बाद आपके पास आ जाती है, आपके पास क्या आ जाता है कि आपके पास आ जाता है प्लस आ जाता है। सबसे पहले तो देखो आपके पास क्या है, एक ब्रैकेट आएगी यहाँ पर, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ए नहीं आई आपके पास, ऐसे ए आपके पास यहाँ पे इसके सामने रहेगा, लेकिन इससे भी ऊपर आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास सबसे पहले अगर आपके पास ओपनिंग पैकेट आएगी तो आपने उस ओपनिंग पैकेट को अपने स्टैक के अंदर डाल देना है, ठीक है। अब स्टैक के अंदर डालने के बाद आपने क्या कर, क्या हुआ है? 1 मिनट। अब हो रही है? अब आपको बाकी सबको स्क्रीन, बाकी सबको शेयर हो रही है? तो डियर आपके आपने
परमिशन ली, आपने कहीं परमिशन नहीं दी होगी, कुछ हुआ होगा, बाकी सबका तो शेयर हो रहा है। आप चेक करो। अच्छा, हम अब आपका मसला खत्म हुआ स्क्रीन शेयरिंग का? हाँ, आप ऐसा कर लो, क्योंकि बाकी सबको हो रही है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हमने पहले अगर हमारे पास देखो ओपनिंग ब्रैकेट आ जाती है, ठीक है, तो हमने उसको क्या करना है, सबसे पहले तो हमने उसको डायरेक्ट स्टैक में डाल देना है, वहाँ आपका जो एक्सप्रेशन है वो एज इट रह जाएगा। उसके बाद आपके पास ए आ जाता है, ए को आपको स्टैक में नहीं डालना बल्कि एक्सप्रेशन में डालना है, तो आपका यहाँ पर एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब दूसरा रूल आ गया, अगर आपके पास स्टैक आ जाता है तो आपने स्टैक के अंदर प्लस को डाल देना है एंड आपके एक्सप्रेशन में कुछ भी नहीं आता। अभी तक हमने इतना ही रूल पढ़ा, ठीक है, आगे हम देखते हैं आगे हमारे हमने कौन कौन से रूल बनाने हैं। अगर हमारे इन केस के हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है और उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, तो जो भी कुछ होगा हम उसको पॉप कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। ये हमारा लास्ट वाला रूल था। अब सबसे लास्ट पे आपने प्रेसिडेंस चेक करनी है। पहले सबसे पहले तो आपने हर जगह ये चेक करनी है आपकी स्टैक जो होती है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। किसी भी सूरत में आपकी स्टैक स्टैक एम्प्टी होती है तो आप पहले कंडीशन लगा लो कि इफ अगर हमारी स्टैक एम्प्टी है तो आप रिटर्न चले जाओ, वापस चले जाओ। और वहां पे आपने प्रेसिडेंस तक करनी है कि टॉप पर जो भी आपका एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए स्ट्रिंग के अंदर जो आपके एलिमेंट है उससे, मतलब लेस देन होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रिंग का एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, उसकी प्रेसिडेंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर फर्स्ट कर लें आपके स्टैक के अंदर प्लस है तो आपका स्ट्रिंग का जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। प्लस के ऊपर आप मल्टीप्लाई ऐड नहीं कर सकते, या मल्टीप्लाई के ऊपर आप प्लस ऐड कर सकते हो, प्लस के ऊपर मल्टीप्लाई ऐड नहीं कर पाओगे। ये आपके प्रेसिडेंस चेक करेगा कि अगर ये टू है या फिर इक्वल है, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो आपके पोस्टफिक्स टॉप का एलिमेंट जो भी होगा वो पोस्टफिक्स के अंदर चले जाएगा और ऊपर से सारा कुछ डिलीट करता जाएगा। ये हमारी ओरिजिनल कंडीशन के ऑपोजिट है कि अगर हमारी स्टैक के अंदर ज्यादा वाली कोई चीज होगी तो हम स्ट्रिंग का नॉर्मल वाला मतलब छोटी चीज को ही एंटर कर सकते हैं। अगर स्टैक के अंदर मल्टीप्लाई है तो आप ऊपर माइनस को एंटर कर सकते हो। अगर आप स्टैक के अंदर माइनस है तो मल्टीप्लाई को ऐड नहीं कर सकते। यही चीज यहाँ पर है लेकिन थोड़ी ऑपोजिट फॉर्म में है। अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो जो भी टॉप एलिमेंट होगा वो आपके एक्सप्रेशन में चले जाएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट कर लें आपको यहाँ पर नेक्स्ट एक्सप्रेशन बी है तो यहाँ पर आपके पास ए के साथ बी आ जाएगा। एंड अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो हमने बात की कि जैसे ही हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी तो हमने चीजों को निकालना शुरू कर देना है अंटिल हमारे पास क्या आ जाता है, ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाती। स्टैक में सबसे पहले क्या है आपके पास, ओपनिंग ब्रैकेट, उसके बाद आपके पास प्लस का साइन था। इसके बाद आपने क्या करना है, एस का जो भी कैरेक्टर होगा उसको पुश कर देना है। यहाँ पर आपने सारे जितने भी कैरेक्टर एंड में जो स्टैक के अंदर रह जाते हैं इन सब चीजों को फुलफिल करने के बाद उसको आपने एक्सप्रेशन में पॉप कर देना है। यहाँ पर हम बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे, ठीक है। अभी हमने बी हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है, बी हमारा एक्सप्रेशन है, तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आपने एक्सप्रेशन में ही डाल देंगे। एंड उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हमारे पास आ जाती है क्लोजिंग ब्रैकेट, तो हमने अपने स्टैक में से पॉजिटिव निकाल देना है। तो हमारे एक्सप्रेशन में पहले था ए फिर बी, तो उसके साथ पॉजिटिव लग गया एंड हमारे स्टैक के अंदर से जो ओपनिंग ब्रैकेट है वो ऑटोमेटिकली डल हो गई, मतलब खत्म कर दिया हमने, उसको निकाल दिया। हमने तभी उसको पॉप कर दिया था कि अगर हमारी कभी भी क्या कहते हैं ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगी तो ओपनिंग ब्रैकेट तक आपने चीजों को पॉप करना है और उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट को भी आपने स्टैक में निकाल के कहीं पे भी फेंक देना है, एक्सप्रेशन में नहीं डालना। उसके बाद आपके पास माइनस आ जाता है, माइनस आपका स्टैक के अंदर रह जाएगा एंड यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है सी, सी आपका डायरेक्ट एक्सप्रेशन में चले जाएगा, तो ये बन जाएगा ए बी प्लस सी। अब यहाँ पर ये सारी कंडीशन तो ऑलमोस्ट आपकी फुलफिल हो गई। अब आपके पास स्टैक के अंदर सिर्फ माइनस बचा है, तो उसको भी आप फाइनली अपने स्टैक के अंदर ए बी प्लस सी के बाद आप निकाल दोगे, यहाँ पे सी के बाद उसको निकाल दोगे।
अब पहले ही हम ऊपर अपने एक्सप्रेशन को रिवर्स कर चुके थे, यहाँ पे अगेन हम अपने एक्सप्रेशन को रिवर्स करेंगे, क्योंकि हम इनफिक्स से क्या कहते हैं प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस वजह से। तो यहाँ पे पोस्ट जगह जगह पे लिखा होगा, क्योंकि मैंने पहले वाले प्रोग्राम के अंदर ही माइनर से चेंजेस करके उसको कन्वर्ट किया था, ठीक है। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी आ चुका है, इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको दोबारा रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, ये आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ही है। अब इसको हमने जब अगेन रिवर्स करेंगे, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो बनेगा -c प्लस a एंड b। तो ये आपका फाइनल आउटपुट होगा -c प्लस a एंड b। यहाँ पे जगह जगह अगर पोस्टफिक्स लिखी हुई है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप पोस्टफिक्स कर रहे हो, आप लोग प्रीफिक्स ही कर रहे हो। बस आप मैंने उसी प्रोग्राम के अंदर बस दो दफा सेम टू सेम प्रोग्राम है पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स का, क्योंकि दोनों का रूल सेम है। बस प्रीफिक्स के अंदर ऊपर भी रिवर्स होता है और नीचे भी रिवर्स होता है, जब तक पोस्टफिक्स के अंदर आपके पास सिर्फ ऊपर ही रिवर्स होता है। तो आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है। इसको कोडिंग करने की जरूरत है। अगर किसी ने भी कोडिंग करवानी है तो आप लोग करवा लो, उसके बाद मैं लिंक लिस्ट करवाने लगी हूँ। लिंक लिस्ट का सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगी, और उसके साथ मैं रिकर्जन का लैब मैनुअल के सारे टास्क आज ही करवाने लगी हूँ। लैब मैनुअल 4 करना है कि लिंक लिस्ट करनी है? लैब मैनुअल 4 अभी थोड़ी देर में हो जाएगा, 4 करवा दो। अच्छा, इसमें मैं इसका सोल्यूशन नहीं खोल रही। पूछ लो पूछ लो। हम्म। देखो, अगर आप रिवर्स नहीं ना करोगे आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, जो अच्छा इसलिए भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने आपको एल्गोरिदम दिए हुए थे, उन्होंने कहा था इन्हीं एल्गोरिदम्स के मुताबिक काम करो। और दूसरा, आपका एग्जैक्ट वो आंसर नहीं आएगा जो आपका मैनुअल्स के ऊपर है। वैसे तो आपका आंसर आ जाएगा, वैसे तो आपका एक दो कंडीशन खत्म करके भी आंसर आ जाता है, लेकिन एग्जैक्ट वो आंसर नहीं आएगा जो मैनुअल्स पे है। हाँ, पोस्टफिक्स में एक दफा रिवर्स होता है, प्रीफिक्स में दो दफा रिवर्स होगा। देखो, पोस्टफिक्स में, हाँ प्रीफिक्स में हमने जो एंड में रिवर्स किया ना, वो पोस्टफिक्स में हम रिवर्स नहीं करेंगे। क्लियर है? अच्छा, इसकी मैंने ऑलरेडी क्या कहते हैं वीडियो बनाई हुई थी, इसके मैंने पहले इसको थ्रेटिकल समझाया था, उसके बाद मैंने इसको प्रैक्टिकल समझाया था। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो एक दफा थ्रेटिकल जाके देखना, शायद तुम्हें सही समझ आ जाए कि थ्रेटिकली इसको किया कैसे था, और उसके बाद आके एक दफा वीडियो को चेक करना जहाँ पे इसकी कन्वर्जन की थी, फिर तुम्हें समझ आएगी कि इधर असल में थ्रेटिकल काम कैसे कन्वर्जन हुई है और यहाँ पे प्रैक्टिकली कैसे कन्वर्जन हुई है। अच्छा, लैब मैनुअल 4, इसका मैनुअल तो मैंने खोला ही नहीं। अच्छा, लैब मैनुअल 4 है। अच्छा, मैं सी की भी क्लासेस ले रही हूँ, अगर किसी ने क्लास लेनी है तो वो सी की भी क्लास अटेंड कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने रिकर्जन क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन का सबको पता है कि एक दफा बता दूं और डायरेक्ट टास्क करवा दूं? अच्छा, मैं एक दफा पहले रिकर्जन फंक्शंस का बता देती हूँ। रिकर्जन फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शंस होते क्या है? देखो, फर्स्ट कर लो, मैंने ये एक मिरर बनाया, ठीक है, उसके अंदर मेरा एक और मिरर है, ठीक है, और उसके अंदर मेरा एक और मिरर है, मतलब मेरा मिरर अंदर जाते जाएंगे अंटिल मैं उसको कहीं ना कहीं एक जगह पे स्टॉप ना कर दूं।
रिकर्सिव फंक्शन क्या करता है, अपने ही फंक्शन को बार बार कॉल करता रहता है जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए जिसके बेस पे वो फंक्शन रुकना होता है। मैं फिर बता रही हूँ, रिकर्सिव फंक्शन अपने ही फंक्शन को बार बार कॉल करता है अंटिल वो कंडीशन ना आ जाए जिस कंडीशन के बेस पे उसने रुकना होता है। बिल्कुल इस मिरर की तरह आप लोग इसके जरा इसको फोकस करो तो ये देखो, आप देखोगे कि ये अंदर जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग अगर डायग्राम पे फोकस करो तो देखोगे कि अगर डायग्राम में देखो तो हम अंदर की तरफ से एक रोड बन रहा है एंड एक प्लेस बन रही है जहां पे हमें नजर आ रहा है कि ये एंड है, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह हमारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल करता है। जस्ट लाइक अगर यहाँ पर मैं देखूं, यहाँ पर आप लोगों को लैब मैनुअल्स में दिखाऊं तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ है, ये देखो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने सी आउट करवाया है एन को। एंड ये देखो हमारा फंक्शन था f1 इंटीजर n। हमारा फंक्शन अगर हमारे n की वैल्यू लेस देन हो जाएगी या इक्वल हो जाएगी 1 के तो हम वापस चले जाएंगे। अदरवाइज हम अपना फंक्शन में क्या करेंगे, सी आउट करेंगे n को। यहाँ पे मैंने 2 दफा अपने फंक्शन को कॉल किया, n-1 किया। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा फंक्शन तब तक कॉल करे जब तक ये रुक नहीं जाता, मतलब कि अगर मेरे रिकर्सिव फंक्शन में मैंने n की वैल्यू 10 डाली है तो ये 9 तक वैल्यूज को प्रिंट करेगा। जैसे ही मेरी n की वैल्यू 1 आ जाएगी कि वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पे मजीद ही अपने फंक्शन के अंदर नहीं जाएगा। उसी तरह यहाँ पे F2 को उन्होंने बताया है कि अगर आपने पहले फंक्शन को कॉल कर लेते हो फिर डिस्प्ले करते हो फिर फंक्शन को कॉल करते हो तो तब इन दैट केस आपके पास क्या सिचुएशन आती है, ठीक है। और इसी तरह उन्होंने आपको बताया कि आप पहले दो फंक्शन कॉल कर रहे हो फिर कॉल कर रहे हो तो क्या आएगा। यहाँ पे उन्होंने आपको ट्री बना के बताया कि फर्स्ट कॉल पहले में आपकी वैल्यू 3 थी, F3, एंड दूसरे में आपके पास वैल्यू 2 होगी, फिर दूसरे में आपने जब कॉल किया तो 2 होगी। एंड जब आपने यहाँ पे कॉल किया तो हर जगह इस वैल्यू 1 1 1 1 ही बची, ठीक है ना। तो यहाँ पर नीचे हम आते हैं, यहाँ पे रिकर्जन फंक्शंस की टाइम कम्प्लेक्सिटी भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि टाइम कम्प्लेक्सिटी हम कैसे कॉल करते हैं। रिकर्जन फंक्शन की टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ एन ही होगी। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आपने वर्ड प्रिंट नंबर्स करने हैं, ठीक है। इफ एन इक्वल इक्वल होगा 0 के, प्रिंट एन में आपने n-1 करना है एंड n क्या कर देना है, यहाँ पे आपने प्रिंट करना है करंट नंबर्स को एंड n को प्रिंट करना है एंड इसमें डाल देना है 10। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपके पास आया है 10, 10 इक्वल टू 0 है, नहीं हम वापस नहीं जाएंगे, हम अपने फंक्शन में गए वहां पे 10 में हमने -1 किया तो मेरे पास क्या आ गया 9। 9 तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया 9। अब वापस क्या होगा, मैं इसी फंक्शन के अंदर वापस आऊंगी एंड मैं इसमें -1 करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 8। फिर मैं इसमें वापस जाऊंगी एंड इस तरह मैं क्या करती जाऊंगी, प्रिंट करती जाऊंगी। अच्छा, ये आपके पास कंडीशन है कि आपने प्रिंट करना है प्राइम नंबर्स को। प्राइम नंबर प्रिंट करने के लिए इसका सोल्यूशन, प्राइम नंबर्स को प्रिंट, अच्छा यहाँ पे पहले अरे वाला आ गया, प्राइम नंबर वाला यहाँ पर प्राइम नंबर वाला नहीं है। प्राइम नंबर वाला मेरे ख्याल में ये सॉर्ट टास्क है। हाँ ये सॉल्व टास्क है, देखो इसका एग्जांपल है, ये सॉल्व टास्क है। अगर आप लोग इसको ऐसे ही लिखोगे तो इसमें आपका क्या नंबर तब प्रिंट होगा जब टाइम में होगा, तो फिर यहाँ पे फंक्शन खुद को कॉल करता रहेगा और वहां पे प्रिंट करेगा जहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। ये देखो यहाँ पे आप चेक करो, आपके पास 1 to 10 तक आपके पास सारे जो नंबर्स हैं वो डिस्प्ले होंगे, लेकिन यहाँ पर आपके एलिमेंट कौन से हैं वो 1 डिस्प्ले होना स्टार्ट होंगे। 1 पे डिस्प्ले होना क्यों स्टार्ट होंगे, एंड माइनस का क्या करेगा, देखो पहले फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन कॉल हो रहा है फिर डिस्प्ले हो रहा है। इस फंक्शन में आऊंगे फिर कंडीशन करूंगे फिर फंक्शन के अंदर चले जाऊंगे फिर कंडीशन करूंगे फिर फंक्शन के अंदर चले जाऊंगे। जैसे ही मेरी एन वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब कि मैं इस कंडीशन से बाहर आ जाऊंगी, फंक्शन कॉल करने की कंडीशन से बाहर आ जाऊंगी,
मैं रिटर्न चले जाऊंगी तो मैं वन वाले फंक्शन जाऊंगी, वहां पे मैं वन को डिस्प्ले करूंगी, फिर मैं कंडीशन चेक करूंगी, रिटर्न चले जाऊंगी एंड फिर मैं क्या कहते हैं दूसरी कंडीशन में आऊंगी, वहां पे डिस्प्ले करूंगी, थ्री में आऊंगी, इसको डिस्प्ले करूंगी। जैसे जैसे मैं सारे फंक्शन में से रिटर्न ऐसे इसको डिस्प्ले करती जाऊंगी। रिकर्सिव फंक्शन के आप सारे जितने भी आप लोगों ने पहले प्रॉपर्ली क्या कहते हैं किए थे एलिमेंट्स को प्रिंट किया था, वैसे आप लोग करोगे तो आपका हो जाएगा। अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में वो प्रिंट हुआ था, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप करेंगे तो वो कैसे होगा? वहां पे आपने क्या करना होगा, देखो पहले प्रिंट करना होगा एंड उसके बाद द डिस्प्ले करना होगा। अब अगर मुझे सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है तो पहले एलिमेंट्स को डिस्प्ले करूंगी एंड उसके बाद फंक्शन के अंदर जाऊंगी। पहले डिस्प्ले होगा फिर इसको जाऊंगी, तो इस वजह से मेरे जो एलिमेंट्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होते आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखो आपके सारे एलिमेंट यहाँ पर आपके पास आ गया ट्यूटोरियल का। बेसिकली तो इस प्रैक्टिस आप लोगों को खुद ही करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी आपको समझाने के लिए बताया हुआ है कि अगर आपने किसी एक भी रिकर्जन फंक्शन का ट्यूटोरियल फाइंड करना होगा तो वो कैसे करोगे। यहाँ पे प्रॉपर्ली एक मेथड दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप कंडीशन पहले करो, फिर उन्होंने कंडीशन क्या लगाई है, तो अगर आपके पास n इक्वल इक्वल 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा तो आपने 1 रिटर्न कर देना, मतलब एरर रिटर्न कर देना, फंक्शन से बाहर निकल जाना है। उसके अलावा आपने क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है और जो भी आपका मतलब फंक्शन का आउटपुट होगा वो आपके प्रॉब्लम के अंदर चले जाएगा एंड का प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई करते जाना है। तब फर्स्ट कर लें आपके पास n की वैल्यू थी, सबसे पहले जो भी उन्होंने वैल्यू दी होगी वो होगी। यहाँ पर हमने यहाँ से देखो हमने ट्यूटोरियल 0 से 4 से स्टार्ट किया, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 24 हो जाएगा। फिर हम जब अंदर गए तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 को ऐसे ऑनवर्ड आपके पास एक ट्यूटोरियल आता गया है जिसमें आप एलिमेंट्स को यूं 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 करके प्लस करके या करके काम करे, तो बिल्कुल वैसे ही आपके पास मल्टीप्लाई करते थे वैसे आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है ना। 6 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया। जो भी आपका आंसर आ रहा था आप उसको आंसर में डाल देते हैं, रिटर्न कर रहे थे आंसर को, तो इस वजह से आपका ट्यूटोरियल फंक्शन कुछ इस वजह से इस तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पे फिबोनाची सीरीज आ गई है आपके पास, ठीक है। फिबोनाची सीरीज आप फाइंड करोगे, ये उसका सारा प्रोग्राम है। यार कल से मैं आप लोगों को बता दूं, क्लास आप लोगों की, आप लोग 8 बजे तक आप लोग सारे रेडी रहना, क्योंकि कुछ दिन हो गए मुझे ना रात के टाइम बुखार हो जाता है, तो उस वजह से मैं ना आप लोगों को प्रॉपर टाइमिंग रात की टाइमिंग नहीं दे पा रही। 8 बजे आप लोग रेडी रहा करना, मैं कोशिश किया करूंगी 8:10 8:15 पे ना मैं ऑनलाइन आ जाया करूँ और उस टाइम आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो एटलीस्ट हमारे 9 बजे तक जोन सी है या 9:30 बजे तक जोन सी है ना हमारी क्लास होती रहा करे, और हम रोज का एटलीस्ट एक मैनुअल कंप्लीट करके ना तो उसके टास्क परफॉर्म करके सब कर लें। अच्छा अभी हम इसकी बात कर रहे थे। अच्छा अब यहाँ पर आपको फिबोनाची सीरीज बताई हुई है। फिबोनाची सीरीज क्या होती है कि आपने जितने एलिमेंट्स आपको दिए होते हैं तो पहले वाले एलिमेंट प्लस करके उसका आंसर डिस्प्ले करना होता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक आपने फिबोनाची सीरीज का ये पैटर्न है। बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं, इस मैनुअल के अंदर जितने भी रिकर्सिव फंक्शन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इस साल के सारे डीएसए के मैनुअल जो है वो सारे इंपॉर्टेंट टास्क है जो आपको गीक फॉर गीक और क्या कहते हैं लीड कोड और हैकर के वेबसाइट पे आपको इम्पोर्टेंट टास्क मिलेंगे, वो सारे आपके मैनुअल्स के अंदर है। इस टाइप के और क्या कहते हैं सोल्यूशन आपको इन्हीं वेबसाइट से मिलेंगे, इसके अलावा आपको इनके सोल्यूशन कहीं नहीं मिलेंगे, इन वीडियोस की इन्हीं वेबसाइट पे से बनी होंगी। सारे आपके इंटरव्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इनमें ही आपका इसका प्रैक्टिकल आएगा पूरा। मुझे यकीन है कि इसका प्रैक्टिकल जोन से वो सारा आप लोगों का ऑलमोस्ट जोन से मैनुअल में से आएगा, क्योंकि इसका मैनुअल में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप बाइट से स्पेसिफिक हो के शायद ये चीज आ जाए शायद ये चीज आ जाए, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। जो रिकर्जन फंक्शन के आपको जितने प्रोग्राम दिए गए हैं वो आप जहाँ पे भी कहोगे आपको रिकर्जन फंक्शन के यही प्रोग्राम बार बार प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। तो इनके जो पैटर्न है ना उनको एकदम
अच्छे से समझ लेना। यहाँ पर देखो आपने, अगर आपने अपना एलिमेंट है उसमें डाला है 10, ठीक है, 10 में, 10 में आपने माइनस किया 1 को, ठीक है, आपको दूसरे का आपने 10 में माइनस करना है 2 को। अब आपके पास एक का आपके पास आ गया 9 एंड दूसरा आपके पास आ गया 8, दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17, ठीक है। आपने आंसर कौन सा है वो आपने 17 रिटर्न कर देना बेसिकली। फिबोनाची सीरीज आपका कब होगा, जैसे ही आपके n की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, लेस देन हो जाएंगी या इक्वल हो जाएगी 1 के, फिर आप बेसिक फंक्शन पे जाओगे तो आपके पास अब वैल्यूज हो जाएंगी 9, 8 में 9 में माइनस 1 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8, और 8 में आप 9 में माइनस 2 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7, ठीक है। अब 8 और तब आप 7 को प्लस करोगे तो आपके पास जो आंसर आएंगे वो आपके पास आएगा 15। इसी तरह आपका पैटर्न बदलेगा, जैसे ही n की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी तो ये वहां पे रुक जाएगा। ये कुछ इस तरह से वर्कआउट कर रहा है फिबोनाची सीरीज। आप रिटर्न करते जा रहे हो आंसर को, यहाँ डिस्प्ले नहीं कर रहे, रिटर्न कर रहे हो, वो एक जगह पे आपका जो आंसर है वो सेव होता जा रहा है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये देखो यहाँ पे आपका आंसर, यहाँ पे आपको बता रही हूँ पैटर्न, 1 प्लस 0 हो जाएगा तो 1, 1 प्लस 1 होगा तो 2, 2 प्लस 1 होगा तो 3, इस तरह से आपने फिबोनाची सीरीज कर ली है। पहले में 1 आ गया, दूसरे में 0 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर देखो आपने 1 माइनस किया एंड यहाँ पे आपको 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ गया, 3 एंड 2 आ गया, वहाँ पे 2 आ गया एंड यहाँ पे आपके पास 1 आ गया, तो यहाँ पे आपके पास 3 आंसर आ गया। इस तरह से आपका पूरा पैटर्न होता जाएगा। मतलब ऊपर मतलब टॉप से स्टार्ट किया तो आप लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब रिटर्न हमारा 0 से स्टार्ट होना स्टार्ट होगा, तो इस वजह से पहले कॉल होगा एंड देन हम वैल्यूज को रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पर चलो उन्होंने आपको पूरा एक पैटर्न बता दिया कि पहले आपके पास एलिमेंट 5, मतलब आपने 3 प्लस 2 किया तो आपके पास 5 आ गया। जब आप यहाँ पर जब आपके पास 1 1 आ गया, इसमें 1 था इसमें 1 था, इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास 2 आ गया एंड यहाँ पे आपने यहाँ पे आपके पास 5 आ गया। इसी तरह यहाँ पर आपको बताया गया कि अगर आपने फिबोनाची सीरीज के थर्ड स्टेप को लोगे, 2 में प्लस 1 करोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 1 ऑनवर्ड आपके पास सिचुएशन आ जाएगी। यहाँ पे अगेन आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करने को बोला गया है, ठीक है। ये वाली चीज आपको देख लेना, मैं अब आप लोगों को डायरेक्ट आंसर आने वाली, क्योंकि टास्क का शॉर्ट है लेकिन बहुत ज्यादा है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्या ये वाला मैं पार्ट इस पर मूव कर दूं, गर्ल्स समझ आ रही है कि नहीं, मुझे पता है रिकर्जन बनाना थोड़ा टफ है, लेकिन अब मुझे लगता है कि हो जाएगा। आप लोगों को अगर समझ आ रही है तो ठीक है, इसको मैं इतना रखती हूँ कि आप लोग इस मैनुअल के ऊपर वाले सारे टास्क को सोल्व कर लें, फिर हम कल इनके जो रे वाले टास्क है, ये वाले टास्क है वो कर लेंगे। अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो मैं आगे करवा देती हूँ, अगर नहीं आ रही तो हम इसको यहीं पे खत्म कर लेते हैं। करवा दूँ आगे, सबका यही है ना, आगे करवा दूँ। अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने बोला आपने सबसे पहले क्या करना है, एलिमेंट्स में फाइंड करना है, मतलब ये कैसे, यहाँ पे मैंने किसी का भी स्क्रीनशॉट नहीं लगाया होगा। आप एलिमेंट्स में अरे में फाइंड करना है, कोई एलिमेंट आपको दिया होगा तो फाइंड करना है। बेसिकली अरे को कॉल करने के लिए जब आप फॉर लूप चलाते थे तो आप उसका साइज डालते थे, अरे डाल देते, मतलब एलिमेंट डाल देते और वो वाला एलिमेंट डालना जहाँ पे वो एलिमेंट सेव होगा। अब यहाँ पे देखो जैसे ही मेरी वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ, यहाँ पे लेफ्ट इक्वल होगी 0 के एंड वहाँ पे रिटर्न कर देना। अब मैं क्या कर रही हूँ, अरे के साइज के अंदर देखो, अरे के साइज के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, तो अगर मेरे अरे में -1 करें और इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो अगर मेरे एक एलिमेंट के इक्वल होगा, ई का मतलब होगा कि एलिमेंट जिसको मैंने फाइंड करना है तो मैंने उसको रिटर्न कर देना। अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, मैं क्या करूँगी, ये वाले देखो अपने को कॉल करूँगी, उसमें एलिमेंट भी डालूंगी, अरे भी डालूंगी और साइज भी डालूंगी। रेट आप यहाँ पे डालोगे तो आपने जो अरे को नाम दिया होगा वही डालोगे, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे ऊपर अरे को लिखोगे तो आप यहाँ पे सिंबल्स भी लगाओगे। ये इतनी सी बात है, आपने फिर फंक्शन को कॉल करना है, उसके अंदर चल देना है, हर दफा -1 साइज एक कम होता जाएगा और उसके साथ ये वाली कंडीशन आ जाएगा, तो जैसे ही कंडीशन फुलफिल हो जाती है हम ए को रिटर्न कर देंगे और हमारी एल्स वाली कंडीशन नहीं चलेगी। यहाँ पे
तो मैंने क्या लिया, मैंने इन द अरे में एलिमेंट वैल्यू में 5, यहाँ पे 5 लिया, नंबर डाला कि आपने कौन सा नंबर फाइंड करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने डाला कि इस फंक्शन इक्वल टू -1, अगर मेरा फंक्शन -1 रिटर्न कर रहा है मतलब कि कहीं ना कहीं एरर आ रही है, पूरी अरेज का हमने काम मारी है, पूरी अरे में एक एक एलिमेंट को हमने कर लिया, हमें अपना एलिमेंट कहीं पे भी नहीं मिला, तो मैंने -1 को रिटर्न कर दिया, जिसका मतलब होगा कि नॉट फाउंड। अदरवाइज आपने फाउंड लिख देना का एलिमेंट वाज फाउंडेड। उसके बाद आपके पास एलिमेंट आ जाता है। उसके बाद आपके पास दूसरा, क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आई। कोडिंग कर दूं? मैंने इस ऑलरेडी कोडिंग में आगे वीडियो भेजी हुई है, क्योंकि मेरी थोड़ी टास्क है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इंट के नाम से एक टू फाइंड अरे के नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने अरे पास कर रही हूँ, यहाँ पे मैं उसका साइज पास कर रही हूँ, एंड यहाँ पे मैं वो एलिमेंट पास करूंगी जिसको मैंने फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं कंडीशन लगाऊंगी कि अगर कौन सा है, यहाँ पे आप चेक करो, हमने कंडीशन लगाई थी, नम की कंडीशन लगाई हुई थी, नंबर की, नंबर तो हमने लिए नहीं थे, साइज लिया हुआ है, ठीक है। ये साइज है, यहाँ पे हमारी कंडीशन थी साइज की, ठीक है। अगर हमारा साइज होगा वो लेस इक्वल होगा 0 के, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे -1 को, ठीक है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी कि मेरी अरे के अंदर साइज में -1 करे, ठीक है। उसको चेक करो कि क्या वो मेरे एलिमेंट में फाइंड करने स्टेबल है, अगर हो जाता है तो आपने क्या करना है, जो ई वाला एलिमेंट है उसको रिटर्न कर लो, या साइज वाला अरे वाला एलिमेंट है उसको रिटर्न कर दो, वहाँ पे है, ठीक है। मैंने उसको कहा कि वो रिटर्न कर देना है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करें, तो फाइंड का जो मेरा फंक्शन है मैं उसी को कॉल करूंगी, यहाँ पे मैं रे फाइंड करूंगी, पास करूंगी s1 -1 पास करूंगी, एंड ई पास कर दूंगी, मतलब एलिमेंट पास कर दूंगी। अब यहाँ पर नीचे आ जाते, ये तो मेरा फंक्शन बन गया। यहाँ पे मैंने अपनी अरे जो सी है उसका साइज मैंने 5 कर दिया है, एंड यहाँ पर मैंने उसको डिस्प्ले कर दिया है 1 2 3 4 5। अब मुझे क्या करना है, फंक्शन कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे टू फाइंड का सबसे पहले क्या करूंगी, फंक्शन कॉल कर लूंगी। अब यहाँ पर आप देखो, वहां पे मैंने आपका सारी चीजें बनाई हुई थी, यहाँ पर आपके ऑलरेडी बड़े साइज भी बना हुआ था, जो नंबर आपने लेना था वो भी बना हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने सारा कुछ वैसे ही पास किया हुआ था। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अच्छा सॉरी, हमने इसको लिखना भी है, तो इसको मैं फंक्शन के नाम के एक वेरिएबल्स के अंदर डाल रही हूँ, एंड यहाँ पे मैंने सिंपली अपनी वैसे ही जैसे वहां पे चीजें ऊपर लिखी हुई हैं, अरे साइज एंड नंबर पास किया हुआ था ना हमने, तो यहाँ पर हमने इस चीजों को वैसे पास कर देना है। मैंने यहाँ पर अरे पास कर दी, साइज मैंने 5 पास कर दिया, एंड एलिमेंट मैंने 3 पास कर दिया। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि अगर जो मेरा फंक्शन है जिसमें मैंने अपना आंसर सेव किया हुआ है, ठीक है ना, वो इक्वल इक्वल होगा -1 के, तो मैं सी आउट कर दूंगी नॉट फाउंड, ठीक है। अदरवाइज ये ब्लैंक डिस्प्ले भी हो सकता है, एल्स मैं डिस्प्ले कर दूंगी सी आउट फाउंड। इसको मैं कॉल करती हूँ, देखो आपके पास आ गया फाउंड, ठीक है। अब इनकेस मैं फाउंड मतलब मुझे एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो मैं इसमें एलिमेंट 3 की जगह डाल देती हूँ 6, चेक करने के लिए कि क्या मेरी दोनों कंडीशंस बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं कि नहीं। अच्छा, ये जिन जिन का कंपाइलर का इशू हो रहा है, मैं पहले बता दूं कि मैंने डेव का दूसरा सेटअप भेजा हुआ है। जो हमारे पहले वाला सेटअप था उसमें इशू हो रहा है। मैंने विजुअल स्टूडियो पे भी सेटअप करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पे मेरा जो कंपाइलर है वो सही से रन नहीं हुआ।
मैंने ये वाला डेव निकाल के इसकी लिंक भेजी हुई थी कि जिस जिसका इशू हो रहा है वो ये वाला डेव करके आपने इशू रिजोल्व कर लिया। यहाँ पे आपके पास आ गया नॉट फाउंड। अब ये क्लियर हुआ है ये कैसे हुआ है? अब ठीक है। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं अगले टास्क में जिसमें आपने पावर फाइंड करनी है। इट्स वेरी सिंपल। आपने एन फाइंड करना है एंड एन के साथ मतलब एक नंबर लेना है, जहां तक पावर फाइंड करनी है वो करनी है। सिंपल है, अगर मेरा एलिमेंट 0 होगा तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगी, अगर नहीं होगा तो क्या होगा? मैंने ये देखो, मैंने एन को मल्टीप्लाई करना है उसी के फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है, और हर बार क्या होगा, एलिमेंट की वैल्यूज क्या होगी, सेव होती जाएगी। एन मेरा फर्स्ट कर लो 2 है एंड उसकी पावर मैंने ले ली है 3, ठीक है। पहले मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगी। सबसे पहले मेरा 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, ठीक है ना। तो मेरे 3 के साथ होगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर इसका मतलब एन 3 की पावर कम हो जाएगा, फिर मेरा आंसर 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। एंड यहाँ पे मैं अगर फिर मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास इक्वल हो जाएगा 2 इज इक्वल 1 कर दूंगी, तो यहाँ पे जैसे ही 1 होगा मेरे ख्याल में 1 पे हमारी कंडीशन जो सी फुलफिल नहीं होगी तो यहाँ पे रुक जाएगा। 6 और 2 को प्लस करेंगे तो आपके पास 8 आंसर आ जाएगा, जो कि 2 की पावर 3 हमारे पास आंसर क्या होता है 8। हाँ, 4 आएगा। एंड 2 की पावर अगर हम 1 से करें तो हमारे पास आएगा 2। तो यहाँ पर कुछ तो ऊपर नीचे कर दिया है। अच्छा, एन की वैल्यू भी तो हमारी कम हो रही है ना, मतलब हमने एन को अंदर ही अंदर भेजे जा रहे हैं, एन की वैल्यू हमारी सेम रहेगी लेकिन पावर जो उनसे वो कम हो रही है। तो सबसे पहले पावर हमारी 2 से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी। 3 से नहीं होगी, 3 वाले पे तो हमने वो फंक्शन कॉल कर दिया ना, उसको रिटर्न कर रहे हैं, आंसर को रिटर्न कर रहे हैं। इसके साथ जो भी हमारे पावर में आंसर होगा एन और पावर के साथ हम इसको रिटर्न करेंगे। इसको एक दफा मैं कोड करके बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या दे रही हूँ, एक नाम ले लेती हूँ जो मैं ले लेती हूँ, एंड एक ले लेती हूँ जिसकी मैं पावर ले लेती हूँ 3, ठीक है। अब मुझे पावर फाइंड करनी है। ये कब शिफ्ट हो गया? अच्छा, अब मैं यहाँ पर इंट ले लेती हूँ पावर, एंड इसमें मैं अपने एक इंटीजर ले लूंगी एंड एक मैं अपना पावर ले लूंगी। अब मैंने क्या करना है कि मैंने बोलना है कि जैसे ही मेरी पावर इक्वल इक्वल हो जाएगी 0 के, ठीक है, तो आप रिटर्न कर देना, क्योंकि नंबर तो मेरा सेम रहेगा ना हर जगह, ठीक है ना। एल्स आपने क्या करना है, रिटर्न क्या करना है आपने, उनको मल्टीप्लाई कर देना है मेरे अपने ही फंक्शन के साथ, पावर वाले फंक्शन है, पावर लिखा हुआ था हमने, पावर के साथ जिसमें आपका एन भी सेम रहेगा एंड पी -1 रहेगा, मतलब आपका पावर एक एक पॉइंट कम होगी। अब यहाँ पर मैं इसको वापस क्या कर रही हूँ, फंक्शन के अंदर ही मैं पावर के फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, एंड यहाँ पर ही मैं नम और क्या कहते हैं पावर को डाल देती हूँ एंड इसको स्योर करवा देती हूँ। आंसर यहाँ पर आपने फॉन्ट को डिस्प्ले कर देना है। अब इसको रन करते हैं एंड चेक करते हैं आंसर हमारा ठीक आता है कि नहीं। अच्छा, इंटीजर का फंक्शन बनाया है तो यहाँ पर हमें कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। -1 रिटर्न कर दिया मैंने। अच्छा, आपके पास आंसर आ गया -8। माइनस क्यों आया ये नहीं पता, लेकिन आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट आया। मेरे ख्याल में मैंने नीचे तो नहीं लिखा, नहीं। अच्छा, यहाँ फिर अगर मैं 1 करूंगी तो आपके पास आंसर 8 आएगा। मुझे याद आ गया, इन फ्यूचर में जब मैं माइनस लिखती हूँ तो माइनस आ जाता है, एंड ये 1 लिखूंगी तो आपके पास आप पॉजिटिव आंसर आएगा। देखो, आपके पास आंसर आ गया, पॉजिटिव आंसर आ गया, ठीक है ना। अच्छा, ये हुआ कुछ यूं था, जब मैंने 4 किया मेरे एन की वैल्यू 4 हो गई थी, जब मैंने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर 8 हो गया था। यहाँ पर देखो, हमने हमने कंडीशन कुछ यूं करके लगाई हुई थी
कि अगर जो भी हमारे n की वैल्यू होगी, ठीक है, n की वैल्यू हमारी थी 2 एंड पावर हमने ली थी हमारे पास थी 3। तो मैंने बोला था कि n को मेरे मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ n की और पावर में -1 करके, ठीक है, -1 करेंगे तो मैंने n को मल्टीप्लाई किया बेसिकली किसके साथ, 2 के साथ, तो मेरी पावर आंसर आ गया 4। तो मेरे n में जो वैल्यू सेव होगी थी वो सेव होगी थी 4। फिर मेरे पावर में एक वैल्यू कम होगी तो मैंने n को वापस से किससे मल्टीप्लाई किया और पावर के साथ, जिसमें मैंने एक वैल्यू कम कर दी थी, तो मेरे पास आंसर आ गया, उसमें हो गया था 2 हो गया था, ठीक है। एंड यहाँ पे जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आंसर हो गया 8। ठीक हो गया। यहाँ पे n को n से मल्टीप्लाई करना था, n में मेरे पास 2 था and जो बाहर वाला n था उसमें 4 था, तो n को मैंने n से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर तो आ गया वो 8 आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल होगा 8 के, ठीक है। इसकी कंडीशन आपको यहाँ से सही नजर आएगी। अच्छा ये देखो, यहाँ पर देखो, ये वाला n आपका सेपरेट है एंड ये वाला n आपका सेपरेट है। यहाँ पर ये वाला n और ये वाली पावर मल्टीप्लाई होगी और इसका आंसर इस वाले n सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप पावर 1 सेव होगी लेकिन आपका जो n है वो आपका सेम रहेगा, तो ये वाला n इस वाले के साथ कंपेयर हो रहा है। तो मैंने 2 2 के साथ किया, फिर 2 ने 1 के साथ किया तो आंसर 2 आ गया, 2 आंसर आएगा, वो इस वाले n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक हो गया, आप क्लियर है। ये गेन बता दो एक दफा। यहाँ पे आपने डिजिट्स को काउंट करना है, ये मेरे ख्याल में आप लोग खुद करो, मैं ये नहीं करवा रही। अगर मैं एक नंबर एंटर करूंगी तो उसमें डिजिट्स कितने हैं वो आपने काउंट करने हैं। इसमें आपको मैंने कंडीशन दी हुई है, ये बिल्कुल ऊपर वाली कंडीशन की तरह है, तो इससे ये वाली कंडीशन आप लोग करेंगे, उसमें सिंपली आपके पास ये कंडीशन लगी हुई है, ये एक लाइन है, इसको आप लोग करेंगे, ये मैं नहीं करवा रही। उसके बाद रिवर्स स्ट्रिंग वाला मैं करवाऊंगी। आपको स्ट्रिंग देनी है, उसकी लेंथ देनी है। अगर आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाएगी, देखो आपने यहाँ पे स्ट्रिंग ही लिखा है, अगर आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाएगी। अच्छा यार, क्लास ऐसा करते हैं यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि मेरा लैपटॉप 2 दफा हीट अप हो चुका है और इस टाइम वो बिल्कुल बैटरी डाउन हो गई है। मैं ये वाला प्रोग्राम करवा के ना इसको एंड कर रही हूँ। रिवर्स करना स्ट्रिंग को, अगर आपकी लेंथ इक्वल इक्वल हो गई 0 की तो आपने जो स्ट्रिंग है यहाँ पर उसको एम्प्टी रिटर्न कर देना है। यहाँ पे आपने स्ट्रिंग टाइप वो फंक्शन की जो टाइप है वो स्ट्रिंग लेनी है और यहाँ पे एम्प्टी रिटर्न कर देनी है। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब एल्स कंडीशन में आ जाना है, सिंपली आपने क्या करना है, एक और आपने करैक्टर लेना है टेम्प, जिसके अंदर आपने स्टार की लेंथ कौन सी उसको करना है एंड टेम्प को डिस्प्ले करना है, ठीक है। L-1 को पहले डिस्प्ले करना है, उसके बाद आपने फंक्शन कॉल करना है, ठीक है ना। अगर फर्स्ट कर लो जैसे कि मेरा नेम है, मैं अपना नेम लिखती हूँ यहाँ पर आसफा, ठीक है। इसके स्पेल के जो साइज है वो है 5। 5 में मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैंने क्या करूंगी, 5 में मैं -1 करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा, और मेरे जो टाइप है वो कुछ यूं करके सेव हुई है, 1 2 3 4, ठीक है, 4। अब मेरे 4 आंसर पे मेरे पास ए आ जाएगा, मैंने एक और डिस्प्ले कर दिया। अब मैं लेंथ के अंदर वापस चली गई, अब मैंने फिर L-1 कर दिया। अब मेरा साइज हो गया था ऊपर, मेरा जो लेंथ का साइज हो गया था वो यहाँ पर हो गया था 4। तो अब मैंने 4 में -1 करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 3। तो मेरे पास पहले क्या लिखा हुआ था ए, अब लिखा जाएगा एफ, इसी तरह मेरे पास लिखा जाएगा आई, फिर लिखा जाएगा एस, फिर ए। एंड जैसे ही मेरा साइज 0 हो जाएगा तो क्या होगा कि मेरा जो प्रोग्राम होगा वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। एंड इस तरह से मेरे पास रिवर्स करके मेरी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स करके मेरे पास आ जाएगी। इज इट क्लियर? इसको रन करूं कि रहने दूं? स्ट्रिंग ली यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे भी मैंने स्ट्रिंग ले लेती हूँ n, और यहाँ पे मैं लेंथ ले लेती हूँ ln। इफ मेरी लेंथ कौन सी है वो इक्वल इक्वल हो जाएगी 0 के, मैंने स्ट्रिंग के टाइप के अकॉर्डिंग डबल इसको पास कर देना है, ठीक है। एल्स मैंने क्या करना है, एक करेक्टर ले लेना है स्टेम, जिसके अंदर मेरी तो स्ट्रिंग होगी, ठीक है ना, उसमें n-1 को डाल देना है, एंड उसी को मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करवा देना है स्टैम्प को, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने उसका जो पावर वाला फंक्शन है इसको कॉल करना है, इसमें मैंने वापस अपने n को l-1 को भेज देना है। मैंने इसका जो नेम है, ओके, यहाँ पर मैंने इसको जस्ट फंक्शन को कॉल कर लिया। अब मुझे यहाँ पर मैं इसको पावर का ही फंक्शन रख लेती हूँ, एंड इसको यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पर p की जगह p हम ले लेते हैं, लेंथ साइज ले लेते हैं 5, एंड यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले लेती हूँ AASIFA, ठीक है। आई थिंक सो स्ट्रिंग ही ली हुई है, ठीक है, एन लिया, पावर ली। अब मैं इसको कॉल कर लेती हूँ फंक्शन को, बेसिकली उसी में मैंने चेंजेस कर दी। भाई ये तो कंपाइल नहीं हो रहा, पता नहीं अब कहाँ पे इशू आ गया। सारा प्रोग्राम वही है, लेंथ पास नहीं की मेरे ख्याल में। नीचे यहाँ पे बेसिकली मैं खुद ही लेंथ पास कर लेती हूँ 5 इंटीजर में। अच्छा, ये यहाँ पे कोई एरर शो कर रहा है जो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बाकी सारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ पर कोई एरर आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस टाइम। एंड यहाँ पर मिस्टेक हुई थी, यहाँ पर हमने डालना था लेंथ, n-1 कर दिया था, इस वजह से यहाँ पर एरर आ रहा था। यहाँ पर डालना था लेंथ को माइनस करना था। अब मेरे पास आ गया है नम 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 नम, पावर के अंदर ही मैं अगर नेम डाल दूँ तो ऐसा है, अब नम की जरूरत ही नहीं रही। अच्छा, यहाँ पर आप ये बोल रहे हैं कि आप स्ट्रिंग क्यों ले रहे हो, उसमें तो std लगाकर आपको बेसिकली स्ट्रिंग का बोल रहा है कि करेक्टर्स डालने हैं। अच्छा, इसको यहाँ से वहां पे कॉपी करके देखते हैं। इसका साइज तो 3 आ रहा है, या पता नहीं यहाँ पे किस चीज का एरर आ रहा है। पावर ही है ना, पावर, POW पावर। अच्छा, यहाँ पे पता नहीं कोई सी चीज का एरर आ रहा है जो इस टाइम नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देख लो आपका बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है ना।
आपने यहाँ पर आप चेक कर लो, इनपुट लेंथ मैंने डाली है एंड सी आउट मैंने आउटपुट किया हुआ है, रिवर्स करके मैंने इसको बताया, मतलब रिवर्स का फंक्शन कॉल किया हुआ है नीचे, ठीक है। इनपुट और लेंथ का आपका कॉल करके फिर मैंने इसको किया, यहाँ पे भी रिवर्स किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे रिवर्स का फंक्शन जो सा है ये नीचे कॉल हुआ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आउटपुट कॉल हुई हुई है एंड उसके बाद आपका जो रिवर्स का फंक्शन है वो कॉल हुआ हुआ है। यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, ये हमारा फंक्शन वॉइड है एंड यहाँ पे मैं इसको मतलब सी आउट में जो सा डिस्प्ले करवा रही थी, इस वजह से। लेंथ की साइज जो सा था वो था हमारे पास 5, उसको डिस्प्ले करने से ये देखो ये इतना डिस्प्ले कर दिया जितना मैंने डाला था। अभी मैं इसको वापस से डिस्प्ले करती हूँ, क्योंकि वो मैंने सी आउट में आके डिस्प्ले किया हुआ था, तो इसलिए वो बार बार बोल रहा था कि फंक्शन को फंक्शन में डाल के क्यों डिस्प्ले कर रही हो। ये देखो आपके पास यहाँ पे आपका फंक्शन जो होता है बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, मेरा ना नाम उल्टा करके डिस्प्ले कर दिया, यहाँ पे इसने बिल्कुल इसको ना रिवर्स कर दिया। अच्छा, आज की क्लास इतनी कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। अभी मेरा लैपटॉप जो है ना वो डी एंड हो चुका है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो 2-3 प्रोग्राम है रिकॉर्डिंग के, ये तो समझ आए होंगे, इनके अच्छे से जो है ना आप लोग प्रैक्टिस कर लेना।